हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का टेस्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। लोअर क्लासेस से लगभग 8th 9th में काफ़ी कुछ अपन सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, साइंटिस्ट के बारे में, किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की और कौन कौन से मैकेनिज्म सेल के अंदर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं इसको कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की डेफिनेशन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो टिश्यू वाला पार्ट हो, ऑर्गन वाला पार्ट हो, ऑर्गन सिस्टम वाला पार्ट हो, सभी के सभी सेल से बने होते हैं और यही सेल सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी मतलब सारी चीजों की स्टडी, उसका स्ट्रक्चर, इवन उसके फंक्शन को इंक्लूड करते हुए, यानी फिजियोलॉजी वाला पार्ट, ये कहलाती है साइटोलॉजी। और अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो ये थे रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है क्योंकि मेन वर्क, या यूं कह लीजिए कि सेल की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यानी सेल को डिस्कवर करने के लिए और सेल की कुछ स्टडी करने के लिए रॉबर्ट हुक का काफी सारा योगदान रहा। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करें अगर, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो ये थे A.K. शर्मा। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। सेल मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। अब अगर हम रॉबर्ट हुक के काम की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की स्लाइस होती है, कॉर्क मतलब जो प्लांट का आउटर पार्ट होता है, यानी जो बार्क वाला पार्ट होता है, उसे हम कॉर्क कहते हैं। ये कॉर्क में छोटी छोटी स्लाइसेस, यानी इसके थिन पीसेस लेकर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और जब वो स्ट्रक्चर उनके सामने आया तो वो स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी का गुच्छा होता, जो मधुमक्खी का छाता होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वैसे ही इनको अरेंजमेंट उस कॉर्क के स्लाइस में दिखाई दिया। तो बाद इन्होंने उसको लिटिल कंपार्टमेंट कहा था, बाद में उसको सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक in 1665 discovered cell in thin slice of cork। कॉर्क मतलब जो प्लांट का आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्क कहते हैं। एक पतली सी स्लाइस में, एक पतली सी लेयर में, कॉर्क में पतली सी लेयर उसकी, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर स्टडी करके देखा तो उनको सेल का अरेंजमेंट, यानी सेल वाला पार्ट उनको डिस्कवर उन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल डेड सेल थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने।
एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने अपना जो भी काम था, यानी जो भी डिस्कवरी उन्होंने की, जैसी भी स्टडी की, उन्होंने पूरा काम अपना एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था। इन्होंने अपना पूरा काम माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश किया था। ठीक है, अब अपन लिविंग सेल पे आते हैं। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में। अच्छा, ये जो लिविंग सेल थी ये एक्चुअल बैक्टीरियल सेल थी और उन्होंने रेन वाटर में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डेड सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है। लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। हालांकि इसमें और भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के ऊपर काम किया, जैसे ब्लैडर, यूट्रिकल, ये सारे साइंटिस्ट, ग्रीव, इन सारे साइंटिस्ट, और उनके काम को काफी नोटिस किया गया था। पर जो मेन अपन पढ़ते हैं वो रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, अलग अलग जगह पे और अलग अलग ईयर में इन्होंने इसके बारे में बताया था। प्रपोज बाय एम जे स्लाइडन एंड टी श्वान। स्लाइडन ने 1838 में और इन्होंने 1839 में अलग अलग काम किया और फाइनली अपने पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करके फाइनली सेल थ्योरी प्रपोज की 1838 में। और ये जो एमजे स्लीडन थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। जबकि श्वान जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, सेल थ्योरी प्रपोज की थी एनजे स्लीडन और टी श्वान ने 1838 और 39 में, जर्मन बॉटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल का बना होता है और सेल बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म is made up of cells and their products। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट की बनी होती है। सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, और सेल सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये बताया था सेल थ्योरी में एमजे स्लीडन और टी श्वान के द्वारा, पर इसमें कुछ पॉइंट अभी भी अननोटिस थे, मतलब ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में उन पॉइंट्स को क्लियरली बताया गया। ठीक है, चलिए पहले रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर सेल थ्योरी के बारे में आगे अपन पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये सारे के सारे सेल के बने होते हैं, और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं हमेशा क्योंकि ये सभी फंक्शन परफॉर्म करती है। साइटोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ सेल। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा गया था, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा को कहा गया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था।
ये कॉर्क पार्ट में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी सेल की वो एक डेड स्ट्रक्चर था, मतलब डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है जिसमें उन्होंने अपना पूरा काम पब्लिश किया था। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया था रेन वाटर में। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बताई गई थी, दो साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, एमजे शीडन 1838 में और टी श्वान 1839 में। ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल से या सेल से बने हुए प्रोडक्ट के बने होते हैं, और ये सेल बॉडी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। ये सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स थे जो श्रीडन और श्वान के द्वारा दिए गए थे। अब सेल थ्योरी में श्रीडन और श्वान ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट्स ये भी थे। अकॉर्डिंग टू श्रीडन के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो होते हैं वो कई तरह की सेल से मिलकर बनते हैं, जो कि बाद में टिश्यूज का फॉर्मेशन भी करती हैं। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ different type of cells that together forms टिश्यूज, ठीक है। स्टीडन के अकॉर्डिंग प्लांट जो होते हैं वो कई तरह की सेल से बनते हैं, और ये सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू श्वान के अकॉर्डिंग एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल सेल्स में सेल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। उस पतली सी लेयर को उस वक्त कुछ नहीं कहा गया था, बाद में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया गया था। एनिमल सेल consist of thin layer, later on it is named as plasma membrane, ठीक है। बाद में इसको नाम दिया गया, लेटर ऑन इट वाज नेम्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये श्वान के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्वान ने और क्या बताया था। श्वान ने ये भी बताया कि प्लांट में जो सेल वॉल वाला पार्ट होता है वो उसका यूनिक कैरेक्टर होता है। प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, ठीक है। ये भी श्वान के अकॉर्डिंग ही था। श्वान ने ये भी बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक, इसके अलावा यह भी बताया गया, श्वान ने एक हाइपोथेसिस भी दिया था that plant and animal body are made up of cells and their products, ठीक। तो ये सारी चीजें श्वान ने दी थी। श्वान का ये जो था ये हाइपोथेसिस था, मतलब उन्होंने ऐसा माना था कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और उनके पार्ट्स के बने होते हैं, प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। तो ये श्रीडन और श्वान के द्वारा तो सेल थ्योरी प्रपोज की गई। सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। नई सेल्स किस तरह से बनती हैं ये सेल थ्योरी नहीं बता पाई थी।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, या यूं कह लें कि एक्सेप्शंस के रूप में जो सामने चीज आई थी कि सेल थ्योरी ने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि किस तरह से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे रडोल्फ विर्चो। रडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया जो कि था ओमनी सेलुला ई सेलुला। रडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुले सेलुला, which means cells arise from pre-existing cells। मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो पुरानी सेल्स के टूटने के बाद या पुरानी सेल्स के द्वारा होता है। ये बताया था रडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ये इस बार नीट में भी पूछा गया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो रडोल्फ विर्चो का ये काम जो था, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ये जो बताया था इन्हें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ और फिर इसको सेल थ्योरी में जोड़ दिया गया। तो फिर फाइनली सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बने, जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल के बने होते हैं। दूसरा, सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है। और तीसरा, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सारे पॉइंट सेल थ्योरी में काउंट किए गए। अच्छा, रडोल्फ विर्चो जो थे, रडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट जो लिया था अपनी बुक में पब्लिश किया था। उनकी बुक का नाम था सेल्यूलर पैथोलॉजी। सेल्यूलर पैथोलॉजी रडोल्फ विर्चो की बुक का नाम था। इसके अलावा रडोल्फ विर्चो को फादर ऑफ सेल लीनिएज थ्योरी भी कहा जाता है। और पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रडोल्फ विर्चो ही को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रपोज की गई थी। एमजे स्लीडन 1838 में, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। टी शॉन 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, पर सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए ऑर्गेनिजम्स का, नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्वीडन जो थे, स्वीडन ने बताया था कि प्लांट्स अलग अलग तरह की सेल से बने होते हैं और वो बाद में टिश्यूज बनाती है। श्वान ने इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स बताए थे। श्वान एनिमल सेल्स थिन लेयर से कवर्ड रहते हैं। एनिमल सेल जो होती है उसमें बाहर की तरफ थिन लेयर होती है। इसको बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया गया। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये भी श्वान ने ही बताया था। सेल वॉल जो होती है वो उसका यूनिक कैरेक्टर होता है। और श्वान ने ही एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया जिसमें ये कहा कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो सेल और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट के बने होते हैं। फाइनली जो ये वाला पॉइंट जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सेल थ्योरी के द्वारा, रडोल्फ विर्चो ने उसको एक्सप्लेन किया था ओमनी सेलुला। इसका मतलब सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्यूलर पैथोलॉजी रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है और सेल्यूलर पैथोलॉजी रडोल्फ विर्चो की बुक का नाम है और रडोल्फ विर्चो को फादर ऑफ लीनिएज सेल लीनिएज थ्योरी कहा जाता है। सेल लीनिएज थ्योरी मतलब यही सेल के डिवीजन को जो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब अगर एक्सेप्शंस देखें सेल थ्योरी के, तो कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या वायरस, ये सारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल की। तो लार्जेस्ट एनिमल सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है
उसकी सेल सबसे बड़ी होती है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें अगर, तो ये होती है नर्व सेल। अगर प्लांट में लार्जेस्ट सेल की बात करें, फाइबर्स ऑफ रेमी। रेमी प्लांट होता है जिसका बॉटनिकल नेम है बोरीमिया निविया। रेमी बस आप ध्यान रखिएगा। रेमी फाइबर्स जो होते हैं इसके, ये लार्जेस्ट सेल है प्लांट्स में। और अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल्स में बात करें अगर, तो माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोट है ये, आपने पढ़ा भी हुआ है, इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल हमें पता है प्लांट में, प्लांट सेल जो होती है सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है वो सेल वॉल कहलाता है। सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर होता है और परमिएबल होता है। इट इज आउटर मोस्ट डेड परमिएबल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट डेड और परमिएबल होता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। जबकि एल्गे की सेल्यूलोज, एल्गे की सेल वॉल की बात करें तो वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन और मैनन उसमें पाया जाता है। एल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन एंड मैनन। ये एल्गे की सेल वॉल के बारे में। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है साइटोप्लाज्म का। यानी साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल्स रिलीज होते रहते हैं, सेक्रेट होते रहते हैं किसी किसी ऑर्गेनल के द्वारा, और वो फिर फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जो ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली सेल वॉल में जो कंट्रीब्यूशन देती है वो होती है गोल्जी बॉडी। तो जो भी सेल वॉल को बनाने के लिए मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसको अभी अपन लिखते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। सेल वॉल में भी कुछ और भी लेयर्स होती हैं। उसमें एक होती है मिडिल लैमेला, फिर एक होती है प्राइमरी लेयर, फिर उसके बाद होती है सेकेंडरी लेयर, और फिर फाइनली टर्शियरी लेयर। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो जैसे इसमें कुछ लेयर्स अपन बनाते हैं। सिर्फ ये सीक्वेंस को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट सेल्स का होता है।
अगर हम इसमें लेयर्स की बात करें तो ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है ये मिडिल लेयर होता है। सबसे बाहर वाली लेयर की बात करें तो ये मिडिल लेयर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल के बाद फिर सेकेंडरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल कई लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, ये पूरा जो है ये सेकेंडरी वॉल हम इसको कहते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ हो गया मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद हो गया प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद हो गया सेकेंडरी वॉल, और अगर किसी किसी प्लांट में नेक्स्ट लेयर देखी जाती है तो उसको हम टर्शियरी वॉल नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर के कंपोनेंट्स अपन स्टडी करते हैं। तो ये हो गया मिडिल लेयर्स, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बारे में। मिडिल लेयर नहीं, मिडिल लैमेला कहते हैं इसे, लेयर नहीं कहते हैं, लैमेला होता है एक्चुअली में, मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला जो होता है ये बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, जिसमें कैल्शियम जो होता है यानी कैल्शियम पैक्टेट जो होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, हो सकता है कि आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मिडिल लैमेला में क्या चीज ज्यादा होती है, और अगर उसमें कैल्शियम की जगह कैल्शियम ना हो ऑप्शन में और अगर मैग्नीशियम होगा तो उसको कंसिडर करेंगे, और अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम भी होता है तो मैग्नीशियम भी होता है अगर साथ में, और दो ऑप्शन कुछ और दिए रहते हैं तो फिर वहां पे कैल्शियम को कंसिडर किया जाएगा। कैल्शियम पैक्टेट ही मेन है जो मिडिल लैमेला में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो मिडिल लैमेला होता है ये समय के साथ डिसॉल्व हो जाता है। जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो फ्रूट्स के फॉर्मेशन के दौरान मिडिल लैमेला धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, और फ्रूट्स जब पल्पी हो जाते हैं, आपने देखा होगा फ्रूट्स काफी पल्पी हो जाते हैं, पल्पी होना मतलब मिडिल लैमेला पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। फ्रूट्स आर पल्पी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। नेक्स्ट आता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बारे में, इट इज नेक्स्ट टू मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल डिसॉल्व होने के बाद सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करती है। एंड फॉर्म सेकेंडरी वॉल। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो होती है ये कई लेयर्स में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन मैनी लेयर्स लाइक S1, S2, S3, इस तरह से हम लेयर्स को नाम देते हैं, S1 फिर S2 फिर S3, और कहीं कहीं पे टर्शियरी वॉल भी प्रेजेंट होती है किसी किसी केस में। ठीक है, तो इसको अपन रिवाइज करते हैं जल्दी से। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल हमारी बॉडी में। लार्जेस्ट सेल प्लांट्स में अगर बात करें तो फाइबर्स ऑफ रेमी। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी सेल होती है ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट है ये, पीपीएलओपी कहते हैं इसे। सेल वॉल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। आउटर मोस्ट डेड परमेबल स्ट्रक्चर होता है,
और प्लांट सेल वॉल जो होती है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। एल्गे की जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज, गैलेक्टन और मेनन पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है। इसमें अगर हम सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें सबसे बाहर की तरफ हमने मिडिल लैमेला शो किया है। मिडिल लैमेला से जुड़ा हुआ पार्ट प्राइमरी वॉल, फिर ये सब सेल वॉल के ही पार्ट हैं, ठीक है, इसलिए अपन इसको स्टडी कर रहे हैं। जितने भी पार्ट हैं सब सेल वॉल के, प्राइमरी लेयर, फिर सेकेंडरी लेयर, फिर उसके बाद टर्शियरी लेयर कुछ केसेस में, जैसे जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। मिडिल लैमेला जो होती है, मिडिल लैमेला कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स, जिसमें कैल्शियम जो होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, पर मैग्नीशियम भी होता है कम अमाउंट में ही सही। फ्रूट्स जो होते हैं वो पल्पी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल जो होती है नेक्स्ट टू मिडिल लैमेला होती है और डिसॉल्व होने के बाद सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करती है, और सेकेंडरी वॉल जो होती है ये कई लेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया सेल वॉल के पार्ट। सेल वॉल बेसिकली प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और फिर टर्शियरी वॉल। सेल वॉल के ऊपर वाला पार्ट यानी मिडिल लैमेला जो कि डिसॉल्व हो जाता है जब फ्रूट्स पल्पी हो जाते हैं, मतलब वो डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला के कारण होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल है जो बेसिकली सेल वॉल के पार्ट है। प्राइमरी वॉल जो होती है इसमें जो मटेरियल डिपॉजिट होते हैं ये होता है हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, कंसिस्ट ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो सेकेंडरी वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होता है। सेकेंडरी वॉल जैसे S1, S2, S3 जो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है, इसमें बेसिकली होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। और जो टर्शियरी वॉल होती है जो किसी किसी जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है, इट कंसिस्ट ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। ये तीनों लेयर्स में पाए जाने वाले सब्सटेंस या डिपॉजिट फॉर्म में जो सब्सटेंस देखे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल में कौन सा केमिकल कॉमन होता है, तो आंसर है इसका हेमीसेल्यूलोज। तीनों में ही हेमीसेल्यूलोज कॉमन है, ठीक है। अगर हम एक ऑर्डर देखें सेल वॉल के अरेंजमेंट का, जो आजू बाजू उसके पार्ट्स अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस देखें अगर, तो सबसे पहले मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद प्राइमरी वॉल, फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल, अगर होगी तो टर्शियरी वॉल, नहीं तो सेकेंडरी वॉल तक ही जनरली स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। अगर टर्शियरी वॉल पाई जाएगी तो वो सेकेंडरी वॉल के बाद, नहीं तो नॉर्मली जो होता है वो सेकेंडरी वॉल तक ही स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। और फिर टर्शियरी वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉर्मली अगर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी सेल के बारे में हम इसका स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक जनरल अगर देखें तो सबसे बाहर वाला पार्ट जो है, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने प्लांट सेल के बारे में देखा, यहां सबसे बाहर वाला पार्ट है सेल वॉल, और सेल वॉल में कई लेयर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम उसे कहते हैं। और फिर उसके बाद वो अंदर वाले पार्ट जो अपन स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो एक जनरल जो सीक्वेंस हमने देखा, मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल यानी सेल वॉल, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी अगर हम देखें तो जो सेल वॉल, जो सेल है वो बेसिकली मिडिल लैमेला से जुड़ी हुई है, यानी दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंट है
और उन मिडिल लैमेला के बीच में कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो सेल को आपस में जोड़कर रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दो प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरी प्लांट सेल है। ये यहां ड्रॉ करते हैं अपन, ये दूसरी प्लांट सेल है। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे भी प्लांट सेल, एक और प्लांट सेल। मान लीजिए ये प्लांट सेल्स ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये बीच में इनमें जो इनको जोड़ के रखने वाला पार्ट है ये मिडिल लैमेला होता है, और ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी होती है कुछ जंक्शंस के थ्रू। जैसे ये कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू ये सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस तरह से। ठीक है, ये जो जंक्शंस होते हैं जो दोनों सेल्स के बीच में देखे जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, मिडिल लेयर और मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक दूसरे से कनेक्शन और जॉइंट देखा जाता है दोनों में। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये दो सेल्स के बीच के जंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली प्लांट सेल के लिए होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शंस और ओपनिंग्स बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली प्लांट सेल के लिए टर्म हम यूज करते हैं जो कि दो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सेल वॉल के मटेरियल्स हैं, जो सेल वॉल के मटेरियल्स हैं ये बेसिकली गोल्जी बॉडी बनाती है। मटेरियल्स ऑफ सेल वॉल ये मेनली सिंथेसाइज बाय गोल्जी बॉडी। ये मेनली गोल्जी बॉडी बनाती है, और गोल्जी बॉडी प्लांट के लिए, जो गोल्जी बॉडी प्लांट में प्रेजेंट होती है उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम के द्वारा बनाया जाता है सेल वॉल का मटेरियल, यानी गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। अब सेल वॉल का फॉर्मेशन अगर देखें तो सेल वॉल का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, पहले कुछ और भी मटेरियल्स की बात करते हैं जो जनरली देखे जाते हैं। एक होता है लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन यहां नाम से इंडिकेट है, अपन ने एनाटॉमी वाले पार्ट में भी पढ़ा है। लिग्निन प्रेजेंट होता है सेल वॉल पे। लिग्निन एक सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव है, या यूं कह लीजिए कि एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि जहां पे भी इकट्ठा हो जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन को, यानी गैसियस एक्सचेंज को और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। लिग्निफिकेशन, और इट मींस डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन सेल वॉल। सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन लिग्निफिकेशन कहलाता है। लिग्निन इज कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव। ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव होता है, लिग्निफिकेशन प्रोसेस का नाम है। दूसरा आता है क्यूटिनाइजेशन। इसका मतलब डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन
ठीक है। आउटर पार्ट में क्यूटिन का डिपोजिशन, जैसे लीफ के एपिडर्मिस में क्यूटिन क्यूटिकल के फॉर्म में क्यूटिन डिपॉजिट होता है वहां पे। तीसरा है सुबेराइजेशन, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। हमने पढ़ा है जो कॉर्क सेल्स होती हैं, कॉर्क सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पे सुबेरिन इकट्ठा हो जाता है। सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि गैसियस एक्सचेंज को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वो जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्राइमरी वॉल में हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन डिपॉजिट होते हैं, पाए जाते हैं। सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं। टर्शियरी वॉल में हेमीसेल्यूलोज और जाइलन होते हैं। इन तीनों में पाया जाने वाला जो कॉमन केमिकल है दैट इज हेमीसेल्यूलोज। ऑर्डर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिडिल लैमेला हो गया, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आए तो मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर टर्शियरी वॉल और फिर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो सेल्स या कुछ सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, सेल्स तो सभी जुड़ी रहती हैं। अगर हम दो सेल्स के बीच के जंक्शंस की बात करें तो इनको प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला और सेल वॉल के बीच में प्लाज्माडेस्माटा देखा जाता है, जिससे मटेरियल एंटर करके दूसरी सेल में जाता है। ये जो मटेरियल होते हैं सेल वॉल बनाने के लिए, ये गोल्जी बॉडी जिसे हम प्लांट में डिक्टियोसोम भी कहते हैं, इसमें सिंथेसाइज इनका सिंथेसिस होता है। लिग्निफिकेशन मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होना सेल वॉल में, क्यूटिनाइजेशन क्यूटिन का और सुबराइजेशन सुबरिन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फॉर्मेशन बेसिकली दो मेथड से होता है। पहला है बाय इंटूसेप्शन। ठीक है, एक होता है इंटूसेप्शन और दूसरा होता है एपोजिशन। तो इंटूसेप्शन में फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स के जैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे होते जाते हैं और फाइनली वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इंटूसेप्शन कहलाता है। और दूसरा होता है बाय एपोजिशन। एपोजिशन में सेल वॉल का फॉर्मेशन लेयर बाय लेयर होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल लेयर बाय लेयर। ठीक है, एक लेयर बनती है, फिर लेयर बनती है, फिर लेयर, और यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्स के फॉर्म में, यानी एक तरह का छोटे छोटे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंटूसेप्शन और ये एपोजिशन। अब किस मेथड से कैसी वॉल का फॉर्मेशन होता है ये हम बात करते हैं। अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें, प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है बाय इंटूसेप्शन। इंटूसेप्शन के द्वारा होता है प्राइमरी वॉल का। अगर सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये एपोजिशन प्लस इंटूसेप्शन दोनों मेथड से ही बनती है सेकेंडरी वॉल। और जो पहले से ऑलरेडी फॉर्म बन चुकी वॉल है, मतलब पहले से हम देख रहे हैं कि वो पहले से प्रेजेंट है, तो वो इंटूसेप्शन से मानी जाती है। ऑलरेडी फॉर्म्ड वॉल बाय इंटूसेप्शन। ठीक है, जो पहले से बन चुकी है वो इंटूसेप्शन के द्वारा मानी जाती है। तो ये हो गए दो मेथड्स। इसमें हमने देखा ग्रेन के फॉर्म में इंटूसेप्शन और लेयर बाय लेयर के फॉर्म में एपोजिशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल का होता है वो किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस
across the membrane. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए किस तरह से मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, इसमें हम पढ़ते हैं मेनली डिफ्यूजन के बारे में और जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो, और ऑस्मोसिस के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट, दूसरा डिफ्यूजन, और तीसरा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसके अलावा हम बल्क ट्रांसपोर्ट में अंदर कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कोई सेल किसी सॉलिड सब्सटेंस को इंगल्फ करती है या किसी लिक्विड पार्ट को वो लेती है, तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे पहला फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोई सेल सॉलिड सब्सटेंस को अंदर ले लेती है, ठीक है, एंगल्फ कर लेती है। व्हेन सेल engulf solid substance, तो फैगोसाइटोसिस जब सेल सॉलिड सब्सटेंस को ले लेती है उसको अपन कहते हैं फैगोसाइटोसिस। दूसरा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल जब लिक्विड पार्ट को लेती है, फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, सेल ईटिंग, जबकि पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। इसके अलावा हम एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो मटेरियल का मूवमेंट होता है बाहर से अंदर की तरफ, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर आना, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटर मीडियम टू सेल। ठीक है, सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस, और दूसरा आता है एक्सोसाइटोसिस। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू आउटर मीडियम। एंडोसाइटोसिस अंदर आना, एक्सोसाइटोसिस बाहर जाना। इसके अलावा होता है रो फियोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। हालांकि यह फूड सब्सटेंसेस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का भी मूवमेंट देखा जाता है, उसके लिए भी हम टर्म यूज करते हैं रोफियोसाइटोसिस। रोफियोसाइटोसिस मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक है, तो ये हमने देखा बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई बड़ा अमाउंट अगर अंदर आता है सॉलिड फॉर्म में, सेल ईटिंग और फैगोसाइटोसिस। लिक्विड पार्ट में अगर वो आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है तो पिनोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस मतलब मटेरियल को अंदर लेना, एक्सोसाइटोसिस मतलब मटेरियल को बाहर छोड़ना, और रोफियोसाइटोसिस मतलब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसके फॉर्म में अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा बल्क ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हमें पता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। movement of substances from their high concentration to low concentration। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाना अपन इसमें डिफ्यूजन, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की अगर बात करें तो ये गैसेस में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। ठीक, ये डिफ्यूजन के बारे में। अच्छा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूजन को प्रमोट करते हैं, इसके बारे में डिटेल हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में करेंगे, वहां पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन के अंदर एक आता है, एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है कि किसी कैरियर के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू पार्टिकल्स का मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर पहुंचना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन हमें पता है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो बेसिकली उसमें प्रोटीन्स होते हैं और दूसरा उसमें लिपिड होते हैं। बहुत कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, पर मेन जो मेजर अमाउंट होता है वो होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का। तो लिपिड जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को एंटर तो करने नहीं देंगे, यानी कोई चीज अगर वाटर में सॉल्युबल है तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के पार पहुंचाना है और ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो पानी में घुलने के बाद ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस मॉलिक्यूल को वहां लेकर जाने के लिए कुछ कैरियर की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैरियर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन या लिपिड में सॉल्युबल होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये कैरियर मॉलिक्यूल, ये कैरियर है और ये मॉलिक्यूल है, ये कैरियर और मॉलिक्यूल दोनों अंदर चले जाएंगे और फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब ये डिफ्यूजन का ही टाइप है, पर इसमें मूवमेंट के लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले पार्ट में सिर्फ डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। इसका डिटेल प्रोसेस हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें डेफिनेशन लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा? बेसिकली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो वाटर में सॉल्युबिलिटी शो करता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन with the help of some carrier molecules। कैरियर मॉलिक्यूल्स की मदद से मूवमेंट होता है। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, और ये भी डिफ्यूजन भी इट इज अ पैसिव प्रोसेस। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस और एक होता है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब होता है कि जब कोई सब्सटेंस अपने लो से हाई की तरफ जाता है। एक्टिव में लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है,
एक्टिव प्रोसेस मतलब लो टू हाई, और क्योंकि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा ये, तो इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्लोप है, ठीक है, स्लोप है या ये रोड है, यहां से नीचे आते हैं तो ये ढलान आती है, ऊपर आते हैं तो चढ़ाई आती है। अगर हम इस तरह से मूवमेंट करें तो ये लो टू हाई कंसेंट्रेशन हो गया, और इतने अगेंस्ट में जाने के लिए हमें काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं तो हम जनरली अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। जितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ेंगे हम उतनी ज्यादा अपने आप में थकावट महसूस करते हैं, पर उतरते समय हमें उतनी थकावट फील नहीं होती, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में जाते हैं जब हम उतरते हैं। जबकि जब हम ऊपर जाते हैं तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। ऊपर जाते समय या इस स्लोप में ऊपर चढ़ते समय एटीपी की जरूरत पड़ती है, और ये एटीपी एनर्जी के फॉर्म में वहां पे अवेलेबल होता है। जबकि नीचे आते समय किसी एटीपी की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जिस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट ना हो वो कहलाता है पैसिव प्रोसेस। इसमें मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। पैसिव प्रोसेस हाई टू लो, और एक्टिव प्रोसेस लो टू हाई। एक्टिव प्रोसेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव प्रोसेस में किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, चाहे डिफ्यूजन हो गया, फैसिलेट डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में भी हम इस चैप्टर में अभी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी ये सारे प्रोसेस हम अच्छे से प्रॉपर मैनर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेल सॉलिड सब्सटेंस को लेती है तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को लेती है तो पिनोसाइटोसिस, अंदर जाना सेल में मटेरियल्स का मूवमेंट अंदर की तरफ होना एंडोसाइटोसिस, सेल जब छोड़ती है सब्सटेंसेस को निकालती है तो एक्सोसाइटोसिस, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो होता है रोफियोसाइटोसिस। हाई टू लो कंसंट्रेशन गैसेस में सबसे ज्यादा होगा, किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फैसिलिटेट ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए होता है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। किसी कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है मूवमेंट मेम्ब्रेन से क्रॉस कराने के लिए। पैसिव प्रोसेस होता है हाई टू लो। एक्टिव प्रोसेस लो टू हाई, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी इज रिक्वायर्ड। पैसिव प्रोसेस हाई टू लो मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आज हमने सेल वॉल वाला पार्ट और कुछ हमने ट्रांसपोर्ट के तरीके देखे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनाइज वाले पार्ट को स्टडी करेंगे।